हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दुष्यंत कुमार डी कुमार ICS एकेडमी में स्वागत है आपका। पिछले लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रपति पर बात की थी और आज ये राष्ट्रपति का दूसरा भाग है। जिस व्यक्ति को पहला भाग समझ नहीं आया तो वो दूसरा भाग भी देख सकता है और इसमें और विस्तार से चर्चा की गई है और हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्यों को इसमें देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने याद होगा आपको शुरुआत की थी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है और भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के लिए हमने आर्टिकल 52 बताया था, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 में बताया था कि भारत के राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी और आर्टिकल 54 में बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का इलेक्शन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यही हमने आपको बताया था, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं जबकि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। यही हमने बताया था कि दिल्ली, पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। फ्रेंड्स, यदि कोई विधानसभा विघटित हो गई हो तो उसके भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका बताया था, ABCD करके 4 हमने उम्मीदवार लिए थे और बताया था कि यहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है या फिर गुप्त मतदान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, कार्यकाल की बात की थी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है और जब तक नए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण ना कर लें ये अपने पद पर बने रहेंगे। यही हमने बताया था कि अगर किसी राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उनका पद कौन संभालेगा? भारत का उपराष्ट्रपति उनका पद संभालेगा। यदि वो अब्सेंट होते हैं तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यदि वो भी अब्सेंट होते हैं तो कोई अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। हमने शर्त बताई थी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आवश्यक है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होता है तो उसे अपने स्थान यानी संसद की सदस्यता या राज्य विधानमंडल की सदस्यता छोड़नी होगी। यही हमने शपथ बताई थी, राष्ट्रपति जो शपथ लेंगे वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे और या फिर उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। पुनः निर्वाचन हमने बताया था कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन वहाँ अमेरिकी व्यवस्था है या हम कह सकते हैं वहाँ अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। हमारे यहाँ भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और भारतीय संविधान यह उल्लेख करता है कि कोई भी व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, किंतु वर्तमान में परंपरा 2 बार की बनी हुई है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमने योग्यता की बात की थी कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो हमने बताया था कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, लाभ के पद से आशा है कि केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी सेवा में ना हो। इसके साथ ही हमने बताया था कि वह व्यक्ति पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, महाभियोग को हम लोग अलग से देखेंगे। महाभियोग एक जटिल प्रक्रिया है
इसलिए हम उसको अलग से उसके लिए वीडियो बना के डालेंगे। और महाभियोग फिलहाल हम बताए दे रहे हैं कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, महाभियोग प्रक्रिया के लिए कोई भी प्रस्ताव कहीं से भी स्टार्टिंग की जा सकती है। इस प्रक्रिया की लोकसभा या राज्यसभा से इस प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है और दोनों सदनों से प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। और यदि किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा रहा है तो उसके लिए आवश्यक है कि कम से कम 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षरित प्रस्ताव लेकर आए। और ये भी जरूरी है कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाए। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होनी चाहिए। और अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अब हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्यों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य। तो कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, सैन्य शक्ति, वित्तीय शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और क्षमादान शक्तियां। तो दोस्तों, हम लोग कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं। तो कार्यपालिका शक्ति यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम लोग हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, राष्ट्रपति कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राज्यों में गवर्नर्स यानी राज्यपालों की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC के आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति CEC चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है और अन्य आयुक्तों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति SC ST OBC आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके बाद अगर हम विधायी शक्तियों पे बात करें तो सत्र को बुलाना, सत्र अवसान, लोकसभा का विघटन। फ्रेंड्स, सत्र अवसान आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब होता है एंड ऑफ द सेशन। कहने का मतलब ये है, एक होता है स्थगन, एक होता है सत्र अवसान और एक होता है विघटन। इन तीनों का मतलब ये है कि स्थगन अगर हो रहा है लोकसभा या राज्यसभा में तो इसका मतलब लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, 1 घंटे 2 घंटे, ये स्थगन होता है। और अगर सत्र अवसान हो रहा है तो इसका मतलब सेशन का एंड हो रहा है, एंड ऑफ द सेशन। मतलब बजट सत्र में अगर सेशन सत्र अवसान होता है तो ये समझ लीजिए कि फिर बजट सत्र में कभी भी मीटिंग नहीं होगी, सेशन नहीं बुलाया जाएगा। फिर अगला सेशन जब आएगा तो उसमें सदन अपनी प्रक्रिया चालू रखेगा। तो विघटन क्या होता है? तो हमने बताया था कि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये विघटन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। समय पूर्व भी लोकसभा विघटित हो जाती है। प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक तथा आम चुनाव के बाद पहली
राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और लोकसभा में 2 सदस्यों, ये आंग्ल भारतीय होते हैं। हमने आपको बताया था लोकसभा जब आपको पढ़ाई थी कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय, यूरोप के किसी भी राष्ट्र का व्यक्ति आंग्ल भारतीय कहलाता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति, यानी लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा? तो ऐसे में राष्ट्रपति किसी वरिष्ठतम सदस्य को लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए कह सकते हैं। वहीं राज्यसभा में सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा की सदस्यता करने के लिए, अध्यक्षता करने के लिए कह सकते हैं। न्यायिक शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अध्यादेश एक प्रकार का कानून होता है। कब जारी किया जाता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और या फिर एक भी सत्र ना चल रहा हो या एक सत्र चल रहा हो, क्योंकि कानून बनाने के लिए दोनों सदनों की आवश्यकता पड़ती है और फिर बिल राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। तब यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो बिल विधेयक से अधिनियम बन जाता है, यानी बिल एक्ट बन जाता है। तो अध्यादेश क्या होता है? ये संसदीय विधि का अल्पकालिक विकल्प होता है। कब जारी किया जाता है? संसद सत्रावसान की अवधि में जारी किया जाता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसका वही प्रभाव पड़ता है जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून या विधि का पड़ता है। किस विषय पर संसद अध्यादेश जारी कर सकती है, यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए किसी भी अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। उनके अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वित्तीय शक्तियां, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कई प्रकार के अनुदान राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही दिए जाते हैं। और आकस्मिकता निधि, फ्रेंड्स, 2 निधियां होती हैं, संचित निधि और आकस्मिकता निधि। तो जो इमरजेंसी फंड्स होता है उससे जो धन निकाला जाता है, धन का निष्कासन किया जाता है, तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही किया जाता है। कूटनीतिक शक्तियों पर अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते, राष्ट्रपति सभी अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। और आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियों के लिए हम वीडियो अलग से लेकर आएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है और इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। और फिर समाधान शक्तियां, इसका भी वीडियो अलग से लेकर आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।